कुछ दिन से मेरे पति और मेरी बेटी का व्यवहार मुझे पसंद नहीं आ रहा था। दोनों की हद से ज़्यादा नज़दीकियाँ मेरे लिए चिंता का कारण बनती जा रही थी। यह सब देखकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे इन दोनों को अलग करूं। मैंने बेटी को हॉस्टल भेजने का निर्णय ले लिया। तभी अचानक मुझे उन दोनों की असली सच्चाई का पता चल गया तो मेरे होश उड़ गए। खुशी लगभग चीखते हुए मेरे कमरे से बाहर निकली। अब बस भी करो, कितनी बार समझाया है कि लड़कियों को ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बात नहीं करनी चाहिए, पर तुम्हारी खोपड़ी में तो मेरी कोई बात घुसती ही नहीं। कॉलेज नहीं जाना है क्या? और आलोक आप भी बस हद करते हैं। जवान बेटी के साथ क्या कोई इस तरह? मैं चाहकर भी अपने आप को काबू में नहीं रख पाई और जोर की आवाज़ में आधी अधूरी ही सही मन की भड़ास निकाल दी। शांत प्रकृति की होने के कारण क्रोधित होते ही मुझे घबराहट सी होने लगती है, इसलिए पल भर में ही लगने लगा कि अंदर कुछ टूटने फूटने लगा है। ऐसा महसूस हो रहा था मानो मैं अचानक ही असहाय सी हो गई हूँ। खुशी और आलोक की धमा चौकड़ी और घर के कोने में दुबक कर एक दूसरे के कानों में गुपचुप बतियाने की प्रक्रिया ने मुझे निढाल काटना शुरू कर दिया था। अपनी संवेदनशीलता से मैं स्वयं धराशायी हो गई। मेरी आंखों से आंसू झलक उठी। प्रिया, क्या हो गया है तुम्हें? आलोक ने मेरे दोनों कंधों को थामते हुए पूछा। मैं और खुशी तो हमेशा ऐसे ही थे। खुशी कितनी भी बड़ी हो जाए पर मेरे लिए वह हमेशा ही वही रहेगी, नन्ही मुन्नी गुड़िया। हाँ, यह तो ठीक है, पर मेरे ओठों पर अचानक जैसे किसी ने ताला लगा दिया। अंदर की बात अंदर ही अटक रह गई। मैं सच्चाई नहीं बोल पाई। जिस सच के कड़वेपन को महसूस कर मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी, उस बात को उजागर करने के ख्याल से मात्र मेरा दिल सहम जाता था। तुम बहुत चिड़चिड़ी होती जा रही हो, क्या बात है? अलग लगता है अंदर ही अंदर कोई सोच खाए जा रही है। मेरे हाथों को अपने हाथ में लेते हुए आलोक ने मुझे अपने साथ सोफे पर बिठा लिया। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी भागी है। मुझे बताओ, आखिर बात क्या है? कुछ नहीं, एक झटके में आलोक के हाथों से मुक्त करते हुए मैं उठ खड़ी हुई। आलोक की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों से अब मुझे नफरत सी होने लगी थी। सोचने लगी, कितना झूठा बोलता है आलोक। क्या जरूरत है उसे यह कहने की कि मैं उसके सुख दुख की साथी हूँ? यदि ऐसा होता तो वह मेरे साथ बिताए जाने वाले लम्हों को खुशी के साथ न बांटता। मैं विकल हो उठी तो प्रयास किया कि सोफे पर पड़े बैग को कंधे पर लटकाते हुए तत्काल घर से बाहर निकल जाऊं, पर खुशी दरवाजे पर दोनों हाथ फैलाए खड़ी हो गई। माँ, पहले नाश्ता। नहीं, मुझे भूख नहीं है। ऐसे कैसे भूख नहीं है? खुशी ने मुझे पकड़ते हुए खाने की मेज पर बिठा दिया। माँ, मुझे तो लगता है आप रात दिन मेरी शादी को लेकर परेशान रहती है, पर अभी मेरी उम्र ही क्या है, और फिर मैं कोई काली कलूटी तो नहीं हूँ जो लड़का मिलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों पापा? चमकती हुई खुशी ने मुझे खुश करने का प्रयास करते हुए आलोक से पूछा। बल्कि सही, बिल्कुल सही। पल भर में पहले चिंताग्रस्त चेहरे को लेकर बेहद गंभीर उठे आलोक खुशी की बात सुनकर फिर से चुलबुले बन बैठे। पर खुशी, तुम्हारा सिर जिस तरह से मोटा होता जा रहा है उससे लगता है कि तुम्हें कोई अच्छा लड़का मिलने से रहा। माँ देखो ना, पापा हमेशा मुझे मोटी कहकर चिढ़ाते रहते हैं। मेरी प्लेट में खीर परोसते हुए खुशी बोली। जानती हो माँ, पापा ने मुझे एक भी चम्मच खीर खाने को नहीं दिया, इसलिए तो मैं इससे लड़ रही थी। अब तुम ही बताओ, क्या मैं सचमुच इतनी मोटी हूँ? मैं खुशी के सवाल का कोई जवाब ना दे पाई, बस आंखें तैर कर उसकी ओर देखते हुए सर हिला दिया कि मुझे उसकी बातचीत करने का ढंग बिल्कुल पसंद नहीं आया। नाश्ता गले के नीचे नहीं उतर रहा था। मैं उठ खड़ी हुई। यह क्या माँ, पूरा तो खा लो। नहीं, बस रहने दे। खुशी, लगता है तेरी माँ डाइटिंग कर रही है। इन्हें शायद इस बात का डर है कि कहीं तुम खूबसूरती में इनसे बाजी ना मार लो। और दोनों की खनखनती हंसी अंगारों की तरह मेरे कानों में टकराई। मैं रो उठी। सोचा दौड़कर दम घुटूं, माहौल से बाहर निकल जाऊं, पर अचानक बढ़ते कदम रुक गए। खुशी, तुम भी चलो ना, तुम्हारे कॉलेज का समय हो गया है। खुशी को मैं छोड़ दूंगा, तुम जाओ। खुशी को अपने अंक में समाये हुए आलोक ने कहा तो उसका साहस और खुशी के पूरे तन बदन में आग लगा दी। लाचार से अपनी ही पीड़ा से तड़पती वह तेजी से घर से बाहर निकल गई। उस रोज दफ्तर में
किसी काम में मन नहीं लगा। थोड़ा बहुत काम जैसे तैसे निपटा कर मैं निढाल से कुर्सी पर बैठी। चिंता में डूबे मेरे दिल और दिमाग में बार बार वही दृश्य आता जा रहा था जब आलोक ने खुशी को अपने पास खींच लिया था। मन में बहुत दुविधा सी चल रही थी। पिता पुत्री में ऐसे प्रेम प्रदर्शन का बुरा लगना स्वाभाविक है, पर आलोक तो खुशी के सौतेले पिता है, यानी मेरे दूसरे पति। इस बात को मैं कभी भूल नहीं पाती थी। सालों पहले का दृश्य आंखों के आगे साकार हो उठा जब आलोक प्रकाश की मौत की सूचना देने मेरे घर आया था। विधवा होने की सूचना मिलते ही मैंने दीवारों से बाहर टकराते हुए चूड़ियाँ तोड़ दी थी। इतनी कम उम्र में ही मेरा जीवन उजड़ गया था। मेरे हृदय में इतनी पीड़ा हो गई थी कि अगर पहाड़ को इतनी पीड़ा हो जाए तो वह टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाता। प्रकाश की देह को देखकर मैं सिर मार मार कर रोने लगी थी। मुझे लगा था मेरे साथ मेरी तरह चित्कार कर रोने वाला आलोक मेरी पीड़ा का सच्चा सहभागी है। वह बोला, भाभी अब हम कैसे जिएंगे? प्रकाश के बगैर तो मैं 2 कदम भी नहीं चल सकता। आलोक के असहनीय वार्तालाप ने मुझे मजबूर कर दिया था कि मैं तत्काल अपने आंसू पोंछ डालूं और उसको संभालने का प्रयास करूं। बिना कुछ सोचे समझे मेरे सीने से लगकर उस रोज वह इतना मासूम लग रहा था कि मैं देर तक उसे अपने बाहों में समेटी रही। उसके आंसुओं ने मेरे आंचल से चुपके से दोस्ती कर ली थी। उसके बाद आलोक जब भी आता कभी मेरे सिर पर हाथ फेरकर मेरा बॉडीगार्ड बन जाता, तो कभी मेरे आगोश में छिपकर एक नन्हा बालक बन जाता। तब खुशी 2 साल की थी। खुशी के पिता यानी प्रकाश ने मुझे कभी अकेले चलना नहीं सिखाया था। वह हर वक्त मेरे हाथों में अपने हाथों में लिए चलता था। मैं कभी अगल बगल देखकर यह जानने का प्रयास ना करती कि जिस राह पर वह मुझे ले जा रहा है वह कहाँ जाकर खत्म होती है। मेरी नज़रें तो हमेशा प्रकाश को तेजस्वी चेहरे पर टिकी रहती थी, पर वह अचानक मुझे नन्ही खुशी के सहारे ऐसी जगह छोड़कर चला गया जहाँ से न तो मुझे आगे का मार्ग पता था ना ही पीछे का। घबराई सी जब भी मैं इस अनजान शहर में इधर उधर नज़र दौड़ाती तो सिवाय आलोक के कोई और मुझे नज़र ही नहीं आता जिसे मेरी आंखें पहचानती हो। मैं आलोक के सहारे की मोहताज थी। इसलिए तो एक दिन उसने भाभी और अपनी सारी सीमाओं को लांघकर मेरे हाथों को थाम लिया और पूछा, मुझसे शादी करोगी? मैं अचंभित सी उसे देखती रह गई। मासूमियत से मेरे सीने से लग जाने वाला आलोक कभी मेरे सामने यह प्रस्ताव रखेगा, इस बात की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यदि कभी ऐसी कल्पना होती तो उसके द्वारा पूछे जाने वाले इस संभावित प्रश्न का एक उचित उत्तर भी तैयार रखती, पर मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूँ। मेरे जीवन से प्रकाश की कमी की पूर्ति करने की इच्छा रखने वाला आलोक उस समय मेरे लिए पूजनीय था, यह एक ओछी प्रवृत्ति वाला स्वार्थी इंसान। मैं समझ ही नहीं पा रही थी। मुझे भ्रमित देखकर उसने कहा था, प्रिया तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ गया है, लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे हैं। मेरी माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और करना चाहा था, पर मैं उसके लिए तैयार नहीं था। तुम कभी यह ना समझना कि मेरे मन में तुम्हारे प्रति जो स्नेह है उसे वासना छुपी है, पर किसी और से शादी करके मैं तुम्हारे और खुशी की देखभाल में असमर्थ हो जाऊंगा। मैं तुम दोनों को असहाय नहीं छोड़ सकता, इसलिए यह प्रस्ताव रख रहा हूँ। मैं उसे बहुत ताज्जुब से देख रही थी। कितना अनोखा और निराला सा था उसका प्रस्ताव। मेरी भावनाओं में, मेरे हृदय में और मेरी आंखों की गहराइयों में उसने कब और कैसे कब्जा कर लिया मैं जान ही ना पाई। जब उसने मेरे रोम रोम को जीत लिया था तो इनकार भला मैं किस मुँह से करती। आलोक के सामने मेरा झुका हुआ सिर मेरी मौन स्वीकृति का सूचक बन गया था और समाज के रीति रिवाजों और दकियानुसी परंपराओं से लड़ते हुए आलोक ने मेरी मांग में फूल सजाए थे। आलोक ने मेरी और खुशी की जिंदगी में जिसमें वीरानियाँ आ गई थी बाहर ला दी थी। खुशी के साथ कभी अनजाने कोई अन्याय ना हो जाए, इस विश्वास को अंजाम देने के लिए उसने कभी एक और बच्चे की इच्छा नहीं की। लेकिन मेरी खुशियों को रोशन रखने के लिए अपनी आकांक्षाओं से दीप जलाने वाला आलोक अचानक बदलने लगा था। उसने जीवन से मेरा अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था। अब खुशी ही उसकी सब कुछ थी। यौवन की दहलीज पर खड़ी खुशी को अच्छे बुरे की शिक्षा देते देते मैं हार गई थी। पर वह पिता के साथ करने वाली अपनी शरारत तो जरा भी सी भी कमी नहीं करती थी।
एक पुरुष और एक स्त्री के रिश्ते में थोड़ी सी दूरी कितनी जरूरी है, इस बात को खुशी और आलोक ने नज़रअंदाज कर दिया था। उन दोनों के बीच का यह रिश्ता मेरी नज़रों में तब संदेहास्पद हो उठा था जब आलोक ने पुराने फैक्ट्री का काम छोड़कर एक नई फैक्ट्री में नौकरी कर ली। इस नई फैक्ट्री में हमेशा उसकी शिफ्ट ड्यूटी रहती थी और जब रात की ड्यूटी रहती तब खुशी और आलोक दोपहर को घर पर अकेले ही रहते थे, क्योंकि खुशी के कॉलेज का समय दोपहर के 1 बजे तक ही था। इस एकांत ने उनके स्नेह में जरा सा भी परिवर्तन कर दिया था। अब वे एक दूसरे के परम मित्र बन बैठे थे। सुबह शाम आलोक खुशी के आगे पीछे लगा रहता था। कभी उसके गोरे गालों पर चिकोटी काट लेता तो कभी उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपने अंग में भर लेता। जब भी आलोक ऐसा करता मेरे दिल पर जोर की चोट लगती। पहली बार मेरा माथा तब ठनका जब एक दोपहर को सिर दर्द के कारण मैं जल्दी घर लौट आई थी और खुशी को उस रोज अपने कमरे में सोया पाया। उसके बाद मेरे सिर में दर्द हुआ या नहीं मुझे याद ही नहीं, क्योंकि जब कहीं गहरी चोट लगती है तब पहले वाली चोट की पीड़ा अपेक्षाकृत कम हो जाती है, और यही मेरे साथ भी हुआ। तब से मन में यही संशय भरा हुआ था कि कहीं सौतेले पिता और पुत्री के बीच में कुछ अनैतिक तो नहीं। तब से मैंने उन दोनों के व्यवहार पर अपनी तेज तर्रार नज़रों से जासूसी शुरू कर दी और यही पाया कि वह एकांत प्रिय हो चले हैं। कुल 3 सदस्य वाले छोटे से परिवार में भी उन्हें दखल अंदाजी की बू आती थी, इसलिए कभी कभी छत पर तो कभी बगीचे के किसी कोने में दुबक कर जाते थे। कभी उनके बीच एक रहस्यमय खामोशी तो कभी लोक लाज के सारे बंधनों को भूलकर वे एक दूसरे से आलिंगनबद्ध हो प्रेम लाभ करते थे। उनके बीच में उपेक्षित थी यह विचार मेरी आंखों को गीला किए जा रहा था। जी तो यही चाह रहा था कि खूब रोऊं, पर कार्यालय में मेरा रोना अशोभनीय कहलाता, इसलिए अपनी भावनाओं को संयम करके प्रयास किया। जब से मेरे मन में आलोक और खुशी को लेकर संयम जागा तब से मैं लगातार यह प्रयास कर रही थी कि खुशी के लिए जल्द ही योग्य लड़का तलाशूं। सभी दोस्तों और रिश्तेदारों से मैंने इस संबंध में बात की थी और सभी से यह आग्रह भी किया था कि खुशी के लिए लड़का तलाशने में मेरी सहायता करें। घड़ी पर ध्यान गया तो शाम के 5 बज गए थे। घर जाने का समय हो गया था, पर घर शब्द से मुझे चिढ़ सी होने लगी थी। घर तो बहुत अच्छी जगह होती है जहाँ हर कोई कोने में स्नेह, विश्वास और त्याग की भावना भरी हुई हो। वह घर जहाँ पर एक गोपनीयता का एहसास भरा हो, वह जाने की इच्छा भला किसे होगी, पर जाना तो होगा ही। सोचते हुए मैं उठ खड़ी हुई। घर पहुँचने से पहले मैंने निर्णय लिया कि खुशी को अब घर पर नहीं रहने दूंगी और जब तक उसके लिए योग्य लड़का नहीं मिल जाता तब तक के लिए उसका दाखिला किसी लड़कियों के छात्रावास में करा दूंगी। इसके अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, लेकिन मैं इस बात को लेकर भी चिंतित थी कि आलोक को वजह क्या बताऊंगी। खुशी को घर से दूर करने की बात पर वह जरूर नाराज हो जाएगा। हो सकता है मुझसे लड़ भी पड़े। घर पहुंची तो हॉल में ही कुर्ता पैजामा पहने और शाल लपेटे बड़ी बेसब्री से चहलकदमी करता आलोक नजर आया। उसको देखते ही मन में कड़वाहट से भर गई। किसका इंतजार कर रहा है यह जानने की उत्सुकता थोड़ी बहुत थी, पर पूछने की इच्छा ही नहीं हुई। मैं तेजी से कमरे में पहुंचकर निडल बिस्तर पर गिर पड़ी और पता नहीं चला कि कब आंख लग गई। प्रिया उठो ना, सो क्यों रही हो? मुझे झकझोरते हुए आलोक ने उठा दिया। थोड़ी देर सोना चाहती हूँ, बड़ी थकान हो रही है। मैंने बेरुखी से अपनी बात कह दी और यह जतला दिया कि उसके बात में मैं मानना नहीं चाहती। प्रिया, इस बार जरा सख्ती से उसने मुझे खींचकर उठा दिया। मैं अचक से उठी और आलोक के इस अजीबोगरीब व्यवहार के कारण विस्तृत हो से ताकती रह गई। अभी तुम सो नहीं सकती, जल्दी से मुंह हाथ धोकर तैयार हो जाओ, नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कौन मेहमान? तुम्हारी खुशी का भावी पति अपने माता पिता के साथ आया हुआ है। क्या? मैं आंखें फाड़े आलोक को देखती रह गई। तुमने पहले क्यों नहीं बताया?
मैं तुम्हारा ही तो इंतज़ार कर रहा था। मैं और खुशी मिलकर तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहते थे, इसलिए तुम्हें पहले से ही नहीं बताया। इस लड़की को खुशी ने ही पसंद कर लिया है। पिछले महीने जब उसने मुझे यह बात बताई, तब मैंने निर्णय लिया कि अकेले ही पहले उस लड़के को परख लूँगा, और यदि वह हमारी बेटी के योग्य सिद्ध हुआ तो फिर तुम्हें बताऊँगा। मैं पिछले 15 दिनों से इसी काम में लगा हुआ था। लड़का डॉक्टर है। कई लोगों से मिलकर मैंने पता लगाया, और जब आश्वासन हो गया तो आज उसे घर पर बुला लिया ताकि तुम उससे मिलकर बाकी की कार्रवाई करो। मैं हैरानी से आरोप को देखती रह गई। आज हम दोनों का इरादा तुमको सरप्राइज देने का था, पर तुम इतनी थकी थकी सी लग रही थी कि पल भर के लिए तो हमें भी परेशानी हो गई। लड़के वाली शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। एक बार बेटी का बोझ सिर से उतर जाए, फिर मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम ही रह जाओगी। अभी शायद मेरा प्यार बढ़ गया है, इसलिए तुम्हारी तकलीफ को देखकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। पर कुछ दिनों के बाद मेरी ज़िंदगी में तुम अकेली रह जाओगी, तब मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। अच्छा, अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। मेरे गालों को थपथपाते हुए आलोक बोला। बाहर निकल गया, और खुशी के पिता आलोक ने निश्चल स्नेह को देखकर मेरा सिर शर्म से झुक गया। मैं सोचने लगी कि कितने गंदे हो गए थे मेरे विचार, कि मुझे सरप्राइज देने की उनकी गुपचुप तैयारी में मुझे उनका आपत्तिजनक प्रेम लाभ नजर आया। बहुत प्रयास किया कि अपने आप को संभाल लूं, पर रो ही पड़ी। जल्दी ही आंसुओं ने मन का सारा मेल धो डाला था। मैंने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे और जल्दी से हाथ मुंह धोकर तैयार होकर नीचे आई। नीचे लड़का अपने माता पिता के साथ आया हुआ था। लड़का देखने में बहुत अच्छा था। पहली ही नज़र में मुझे बहुत पसंद आ गया। खुशी भी तैयार होकर बहुत सुंदर लग रही थी। लड़की की फैमिली सभ्य थी। मुझे खुशी की पसंद पर गर्व था। सारी बातें तय हो गई और जल्दी ही दोनों की शादी धूमधाम से कर दी, और खुशी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। अब इस घर में मैं और आलोक रह गए थे। आलोक मेरा बहुत ध्यान रखते थे। उम्र के इस पड़ाव पर जब आपको एक ऐसे साथी की ज़रूरत पड़ती है जो आपका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखे, ऐसे ही सफ़र मुझे आलोक के रूप में मिल गया था। परंतु अभी भी मेरा यही कहना है कि रिश्तों की मर्यादा को बनाए रखना जरूरी है। हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा है, और उस मर्यादा में हम सबको रहना चाहिए, ताकि आपके प्रति किसी दूसरे के मन को गलत विचार ना आए। आपके इस बारे में क्या विचार है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ऐसी ही नई नई वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी।